एसेक्स के वीरान देहात में जहां कोहरा अक्सर जमीन से चिपक कर चलता था, वहां बोरली गांव स्थित था। साल 1862 का वो दौर था जब इंग्लैंड में विक्टोरियन युग अपनी पूरी कठोरता और भव्यता के साथ मौजूद था। इसी साल बोरली रेक्टरी की नींव रखी गई। ये कोई साधारण घर नहीं था। लाल ईंटों से बनी ये इमारत गॉथिक शैली का एक नमूना थी, जिसे रेवरेंड हेनरी बुल के लिए बनाया गया था। रेवरेंड बुल एक भारी भरकम और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी उम्र उस समय 50 के आसपास रही होगी। उनका व्यक्तित्व रॉक की तरह सख्त था। वे अक्सर एक लंबा काला फ्रॉक कोट, कड़क कॉलर वाली सफेद शर्ट और गले में काली टाई पहनते थे। उनके चेहरे पर घनी मूछें थीं जो उनके होठों को ढक लेती थीं, और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अधिकार और अनुशासन की मांग करती थी। जब ये घर बनकर तैयार हुआ तो ये किसी किले जैसा दिखता था। इसमें कई विंग्स थे, अनगिनत कमरे और नीचे गहरे तहखाने थे जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। घर के बाहर एक विशाल बगीचा था और एक खास रास्ता जिसे नन्स वॉक कहा जाता था। गर्मियों में यहाँ की हरियाली मनमोहक होती थी, लेकिन सर्दियों में जब नंगे पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकराती थीं, तो ये घर एक सोए हुए जानवर जैसा लगता था। रेवरेंड बुल को ये घर पसंद था। उन्होंने इसे बड़े चाव से बनवाया था, ये जाने बिना कि वे ईंटों का नहीं बल्कि किंवदंतियों का निर्माण कर रहे थे। रेवरेंड बुल धीरे से खिड़की के पास चलकर जाते हैं, बाहर के अंधेरे को देखते हैं, फिर मुड़ते हैं। दीवार पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ये घर ईंटों का नहीं, मेरी विरासत का प्रतीक है। फिर कमरे के बीच में आकर रुकते हैं, चारों तरफ देखते हैं। इसकी मजबूती और इसका एकांत, और अंत में एक कुर्सी पर बैठते हुए जैसे वे अपने सिंहासन पर बैठ रहे हों, कहते हैं, इसकी मजबूती और इसका एकांत, यही तो मुझे चाहिए था। ये घर अब मेरा साम्राज्य है। समय बीतता गया। 19वीं सदी अपनी अंतिम सांसें ले रही थी और 20वीं सदी दस्तक दे रही थी। रेवरेंड बुल का परिवार बड़ा था। घर में हमेशा चहल पहल रहती थी। लेकिन नौकरों के बीच दबी जुबान में बातें होती थीं। रसोइये और आयाएं जो अपने सफेद एप्रन और कैप में हमेशा व्यस्त रहती थीं। अक्सर दावा करती थीं कि उन्होंने सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनी है, भारी जूतों की आवाज, जबकि घर में कोई पुरुष मौजूद नहीं था। साल 1900 की एक शाम जो बोरली के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। जुलाई का महीना था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रेवरेंड बुल की 3 बेटियां, जिनकी उम्र 20 से 26 वर्ष के बीच थीं, बगीचे में टहल रही थीं। उस दौर के फैशन के अनुसार उन्होंने लंबी स्कर्ट्स और कॉर्सेट के साथ ऊंचे गले वाले ब्लाउज पहने थे। उनके बाल सिर के पीछे कसकर जूड़े में बंधे थे। वे उस रास्ते पर थीं जिसे नन्स वॉक कहा जाता था। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए, जुलाई की शाम है, लेकिन हवा में दिसंबर जैसी सिहरन है। क्या आप उस सन्नाटे को महसूस कर सकते हैं? वो सन्नाटा जो किसी तूफान से पहले नहीं, बल्कि किसी अनहोनी की आहट के साथ आता है। बुल बहनें उसी सन्नाटे में कदम रख रही थीं। सूरज ढल रहा था और पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर बिछी थीं। तभी उनकी नजर एक आकृति पर पड़ी। वो एक महिला थी, या शायद महिला का साया। उसने एक नन के कपड़े पहने थे, सिर से पांव तक गहरा काला लबादा, चेहरे के चारों ओर सफेद कपड़ा। वो चल नहीं रही थी, वो तैर रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, बल्कि घास से कुछ इंच ऊपर थे। लड़कियां ठिठक गईं। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं।
सबसे बड़ी बहन ने अपनी सांस रोक ली। उस नन का सिर झुका हुआ था, जैसे वो किसी गहरे अनंत दुख में डूबी हो। रुको, वो देखो, पेड़ों के नीचे। क्या वो एक नन है? एक बहन ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसका चेहरा देखो, कितना उदास है, और उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे हैं। वो तो हवा में तैर रही है। जैसे ही उन्होंने उसे गौर से देखा, वो आकृति धुएं की तरह विलीन हो गई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सूखी पत्तियों की सरसराहट रह गई। जब उन्होंने अपने पिता को यह बताया तो रेवरेंड बुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी सिगार सुलगाते हुए खिड़की से बाहर देखा और कहा, इस घर की अपनी यादें हैं बेटियां, हमें उनके साथ रहना सीखना होगा। मैं तो अक्सर बगीचे में बैठकर उस नन का इंतजार करता हूं। उन्होंने बगीचे में एक समर हाउस बनवाया था, जहां वे अक्सर घंटों बैठकर उस नन को देखने का इंतजार करते थे। स्थानीय लोग कहते थे कि रेवरेंड बुल भूतों से डरते नहीं थे, बल्कि वे उनकी संगत का आनंद लेते थे। अगले कई दशकों तक कहानियां गांव में फैलती रहीं। कोई कहता कि उसने रात को एक बिना सिर वाले घोड़े की बग्घी को रेक्ट्री के गेट से गुजरते देखा है। कोई कहता कि उसने अजीब रोशनी देखी है। ये कहानियां चूल्हे की आग के पास बैठकर सुनाई जाती थीं और धीरे धीरे लोक कथाओं का हिस्सा बन गईं। 1927 में बुल परिवार का दौर खत्म हुआ। घर कुछ समय के लिए खाली रहा, अपनी दीवारों में और भी ज्यादा खामोशी समेटे हुए। फिर अक्टूबर 1928 में एक नया अध्याय शुरू हुआ। रेवरेंड गाय एरिक स्मिथ और उनकी पत्नी ने रेक्ट्री में कदम रखा। रेवरेंड स्मिथ एक थके हुए इंसान लगते थे। उनकी उम्र 40 के दशक के मध्य में थी। वे अक्सर एक घिसा हुआ ट्वीड जैकेट और ढीली पतलून पहनते थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जो शायद पादरी के काम की थकान और अब इस नए घर के तनाव का नतीजा थे। उनकी पत्नी मिसेस स्मिथ एक व्यावहारिक और मेहनती महिला थीं। वे अपने बालों को करीने से बांधती थीं और घर के काम के लिए सादे सूती कपड़े पहनती थीं। उनके आने के कुछ ही दिनों बाद मिसेस स्मिथ घर की सफाई कर रही थीं। एक पुरानी अलमारी की सफाई करते समय उन्हें सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर एक अजीब सी चीज मिली। ये एक भूरे रंग के मोटे कागज में लिपटा हुआ एक पैकेट था। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। मिसेस स्मिथ ने उसे नीचे उतारा। ये पैकेट भारी भी नहीं है और इस पर कितनी धूल है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। पैकेट भारी नहीं था, लेकिन उसका आकार अजीब था। जैसे ही उन्होंने डोरी खोली और कागज हटाया, उनकी चीख गले में ही घुट गई। एरिक यहाँ आओ। ये तो एक इंसानी खोपड़ी है। इसकी खाली आंखें मुझे घूर रही हैं। उसके अंदर एक खोपड़ी थी, एक इंसान की खोपड़ी। वो पुरानी थी, पीली पड़ चुकी थी और उसकी खाली आंखों के गड्ढे मिसेस स्मिथ को घूर रहे थे। ये किसकी खोपड़ी थी? क्या ये किसी पुरानी पुरातात्विक खोज का हिस्सा थी या किसी जघन्य अपराध का सबूत? शांत हो जाओ, मैं इसे दफना देता हूं। रेवरेंड स्मिथ ने उसे दफना दिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उस खोपड़ी को छेड़कर उन्होंने घर की नींद हराम कर दी हो। रुकिए, अगर आप स्मिथ की जगह होते तो क्या करते? क्या आप उस घर में एक और रात रुकने की हिम्मत जुटा पाते? सोचिए, आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं और अंधेरे में आपको पता है कि जिस जमीन पर आपका घर बना है उसके नीचे राज और हड्डियां दबी हैं। क्या अब भी आपको नींद आएगी? इसके बाद की रातें डरावनी हो गईं। क्या तुम सुन रही हो? नौकरों वाली घंटियां फिर बज रही हैं, जबकि उनके तार टूटे हुए हैं। जब वो सोने जाते
तो नौकरों को बुलाने वाली घंटियां अपने आप बजने लगती थीं। ये वो घंटियां थीं जो रसोई के गलियारे में लटकी थीं और जिनके तार जंग खाकर टूट चुके थे, फिर भी वे पागलों की तरह बजती। मिसेस स्मिथ रात भर जागती रहती, चादर को अपनी छाती तक खींचे हुए। उनकी आंखें अंधेरे में टिकी रहती। क्या तुमने वो सुना एरिक? वो अक्सर कांपती आवाज में पूछती। सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज। रेवरेंड स्मिथ टॉर्च लेकर बाहर निकलते, लेकिन वहां कोई नहीं होता, सिर्फ सन्नाटा और हवा का झोंका। बात इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने अखबार डेली मिरर से संपर्क किया। जून 1929 में अखबार ने एक रिपोर्टर भेजा और उस रिपोर्टर के साथ एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने बोरली को दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए अंकित कर दिया। हैरी प्राइस। हैरी प्राइस उस समय के सबसे मशहूर गोस्ट हंटर थे, लेकिन वे किसी वैज्ञानिक से कम नहीं लगते थे। उनकी उम्र 48 वर्ष थी। उनका व्यक्तित्व चुंबकीय था। वे हमेशा एक बेदाग 3-पीस सूट पहनते थे। उनकी टाई की गांठ एकदम सही होती थी और उनके बाल पीछे की ओर स्लीक किए हुए होते थे। उनकी आंखों में एक तीक्ष्ण बुद्धि और एक शोमैन की चमक थी। वे जादूगरी जानते थे, इसलिए वे जानते थे कि धोखा कैसे दिया जाता है और असली रहस्य क्या होता है। 12 जून 1929 को जब प्राइस ने अपनी बड़ी सी गाड़ी से रेक्टरी के गेट पर कदम रखा, तो गांव वाले उन्हें अचरज से देख रहे थे। उनके हाथ में एक लेदर बैग था जिसमें उनका गोस्ट हंटिंग किट था, टेप, पाउडर, कैमरे और नोटबुक। प्राइस के आते ही घर ने जैसे अपनी पूरी ताकत दिखा दी। मिस्टर स्मिथ, क्या आपने देखा? एक पत्थर अभी अभी मेरे पैरों के पास गिरा। कमरे में कोई नहीं है, खिड़कियां बंद हैं। जब प्राइस और रेवरेंड स्मिथ डाइनिंग रूम में खड़े बात कर रहे थे, अचानक हवा से एक पत्थर का टुकड़ा उड़ता हुआ आया और उनके पैरों के पास गिरा। ना कोई खिड़की खुली थी, ना कमरे में कोई और था। प्राइस ने झुककर पत्थर उठाया। वो गर्म नहीं था, बस एक साधारण पत्थर था, लेकिन आया कहां से? उसी शाम जब वो एक आईने के पास खड़े थे, तो लकड़ी के फ्रेम पर ठक ठक की आवाजें आने लगीं। प्राइस ने पूछा, क्या यहाँ कोई है? अगर कोई आत्मा यहाँ मौजूद है तो एक बार फिर दस्तक दो। जवाब में एक तेज ठक सुनाई दी। ये एक तरह का स्पिरिट कोड बन गया। कुछ लोग जो प्राइस को जानते थे संदेह करने लगे। क्या प्राइस ने खुद वो पत्थर फेंका था? क्या ये सब एक नाटक था? उनकी जेबों में अक्सर छोटे पत्थर और कंकड़ मिले थे, लेकिन उस समय रेक्टरी के हॉल में खड़े भयभीत लोगों के लिए ये जादू नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत थी। प्राइस ने अपनी डायरी में नोट किया, पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी कंफर्म्ड। यहां एक सवाल है दोस्तों, क्या आप जादू पर विश्वास करते हैं या जादूगर पर? हैरी प्राइस एक वैज्ञानिक या एक बेहतरीन कलाकार? उस कमरे में पत्थर सच में हवा से आया था या प्राइस की जेब से? फैसला आपको करना है, लेकिन याद रखिए, कभी-कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। स्मिथ परिवार ज्यादा दिन वहां टिक नहीं पाया। (1929) में वे घर छोड़कर चले गए। घर फिर खाली हो गया, लेकिन इस बार उसकी बदनामी दूर दूर तक फैल चुकी थी। अक्टूबर 1930 में एक नया परिवार वहां आया। रेवरेंड लियोनेल फॉयस्टर और उनकी पत्नी मैरियन।